Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will start a new chapter which is genetics. So let's begin this chapter. The branch of biology which deal with the study of heredity and variation is called genetics. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। अब ये जो वर्ड है जेनेटिक्स, ये कहाँ से लिया गया था? ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड जीन से लिया गया था। सबसे पहले इसका यूज किसने किया था? बैटसन ने किया था 1905 में। अब इस लैंग्वेज में हमने क्या बोला कि ये ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड जीन से लिया और क्या बना? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करना। अब हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है तो हम ये भी पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन various characters are transmitted from generation to generation by gametes. These characters are known as hereditary characters. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब गैमेट के थ्रू वेरियस कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ऐसे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब हेरिडिटरी कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना किस में से ट्रांसफ़र होंगे? ये पेरेंटल जनरेशन में से। किस में पास होंगे? ये ऑफस्प्रिंग में। यानी कि पेरेंटल जनरेशन से हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे उनके ऑफस्प्रिंग से, यानी कि फादर मदर से उनके हेरिडिटरी कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में आएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। एंड द टर्म हेरिडिटी वॉज कॉइन्ड बाय स्पेंसर 1863। और इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने 1863 में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पाइसेस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। वेरिएशन मीन्स क्या है? जब सेम स्पाइसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब वेरिएशन अकर होते हैं। वेरिएशन मीन क्या होता है? डिफरेंसेस या डिसिमिलरिटी। ये कब होते हैं? जब क्रॉसिंग होती है मियोसिस के दौरान। अब मियोसिस और माइटोसिस के बारे में हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंडेलिज्म। मेंडेलिज्म क्या है? मेंडल ने जेनेटिक्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और इनहेरिटेंस पे लॉज बनाए थे, तो इनको क्या कहा गया था? मेंडेलिज्म। अब हम मेंडल की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल का फुल नेम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट दिया था और लॉ बनाए थे। मेंडल वॉज बोर्न ऑन 20 जुलाई 1822 इन सिलिसियन विलेज ऑफ हैंजेंडर स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इनका बर्थ कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया के हैंजेंडर स्टेट के सिलिसियन विलेज में 20 जुलाई 1822 में होता है। उसके बाद 1842 में उन्होंने अपनी डिग्री फिलोसॉफी में डिग्री मिली। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रून टाउन के एक चर्च में प्रीस्ट थे। इसके बाद उन्होंने अपने जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट किया। कितने ईयर तक किया था? वो 7 ईयर तक किया था, 1856 टू 1863 तक। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कौन से प्लांट पे किया था? तो गार्डन पी पे किया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? पाइसम सेटाइवम। इसके बाद इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसको उन्होंने एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद 1866 में इनके एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया गया। किस नेम से किया था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस नाम से इनके एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया गया। मेंडल proposed the law of inheritance which are also known as Mendelism। अब मेंडल ने जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज बनाए, तो इसी को क्या कहा गया? मेंडेलिज्म। इसके बाद उनकी डेथ कब होती है? 6 जनवरी 1884 में। तो ये थी मेंडल की लाइफ। अब हम रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, यानी कि मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन थे वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मेंडल ने इनहेरिटेंस पे स्टडी की थी, तब एक ही टाइम पर एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी की थी। मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड एंड द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली। मेंडल ने अपने जो डेटा था उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया और अच्छे से एनालाइज किया था।
थर्ड, मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली, और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट चूज किया था वो मटेरियल उन्होंने केयरफुली किया था, अच्छे से उन्होंने सिलेक्शन किया था, उनका सिलेक्शन अच्छा था। कौन सा था उनका, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, गार्डन पी पे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सैटिवम। तो उनका सिलेक्शन अच्छा था, इसी वजह से 3 रीजन 1 2 3, इसी रीजन की वजह से जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। अब मेंडल ने गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन थे। तो फर्स्ट, पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। मैं जो पी प्लांट था वो कैसा था, एनुअल प्लांट था, इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारी जनरेशन के बारे में हम स्टडी कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन किया। सेकेंड रीजन क्या था, इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजाइगस प्लांट बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर। अब ये जो पी प्लांट था वो कैसा प्लांट था, बायसेक्सुअल प्लांट, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकता था। बायसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही होते हैं, और इसी की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो पाता था। थर्ड, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ईजिली डन बाय इमैस्कुलेशन टेक्निक। इमैस्कुलेशन टेक्निक के थ्रू आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी होता था। ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, और जो गार्डन पी प्लांट था उसमें वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि बहुत सारे वर्जन वाले कैरेक्टर, लाइक शेप ऑफ सीड है, वो कुछ राउंड है तो कुछ कैसे होंगे, रिंकल होंगे। कलर ऑफ सीड है, कुछ येलो है तो कुछ ग्रीन होंगे। जैसे ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें ये वाला पार्ट फीमेल पार्ट कहलाता है और ये वाला पार्ट मेल पार्ट कहलाता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये है ओवेरी, और इस मेल पार्ट में ये ऊपर वाला पार्ट एंथर और ये फिलामेंट कहलाता है। तो इस एंथर के थ्रू पोलेंस इस स्टिग्मा के थ्रू यहाँ ओवेरी तक पहुँचते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये किस में होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फीमेल वाला पार्ट भी है और मेल वाला पार्ट भी है, और इस एंथर के थ्रू पोलेंस आएंगे और इस ओवेरी तक पहुँचेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब इमैस्कुलेशन टेक्निक के थ्रू इस एंथर को यहाँ से कट कर दिया जाता था। अब यहाँ से कट करेंगे इस एंथर को तो क्या होगा, कौन सा पार्ट बचेगा, फीमेल वाला पार्ट ही बचेगा। अब ये फीमेल वाला पार्ट बचेगा तो मेल वाला पार्ट तो होगा नहीं, तब उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है। इसीलिए मेंडल ने गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन किया। क्यों किया, क्योंकि वो एक बायसेक्सुअल फ्लावर था और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता था आसानी से, और इमैस्कुलेशन टेक्निक के थ्रू उसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था। अब मेंडल ने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बताया। ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स क्या होते हैं, जिनके बहुत सारे वर्जन होते हैं। फर्स्ट क्या था, शेप ऑफ सीड। सीड का शेप कैसा था, राउंडेड, और कुछ थे रिंकल। कलर कैसा था, येलो और ग्रीन। फ्लावर का कलर कैसा था, वॉयलेट या फिर वाइट। शेप कैसा था, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि एक कुछ फूले हुए थे तो कुछ दबे हुए थे। कलर कैसा था इनका, ग्रीन और येलो। फ्लावर कैसे थे, एक्सियल और टर्मिनल, कुछ सीधे खड़े थे कुछ झुके हुए थे। हाइट कैसे थी प्लांट की, कुछ टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे, कुछ लंबे थे तो कुछ बौने थे। ये 7 पेयर ऑफ किसके हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसने दिए थे, मेंडल ने। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म। मेंडेलिज्म यानी क्या था, इनहेरिटेंस के लॉ की रीडिस्कवरी। 35 ईयर तक मेंडल ने जो लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, उसको नेगलेक्ट किया गया। इसके बाद हॉलैंड के हुगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के एरिक बॉन शेरमार्क ने अलग अलग सेपरेटली तीनों ने वर्क किया इसके ऊपर, और उसके बाद फिर से मेंडल लॉ को रीडिस्कवर किया। Next point is genetics terminology. It is very important to understand the following technical term to understand the law of inheritance. Law of inheritance को समझने के लिए हमको सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स को समझना जरूरी है। अब ये टेक्निकल टर्म्स वर्ड्स क्या हैं, तो फर्स्ट क्या है, जीन।
जीन क्या होता है? द फैक्टर दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। एक ऐसा फैक्टर जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जॉनसन गेव द नेम जीन फॉर फैक्टर यूज बाय मेंडल। मेंडल ने जो जीन वर्ड दिया था उसको नेम सबसे पहले किया था, किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। अब जीन है क्या? तो ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। लाइक ये एक डीएनए है, तो इस डीएनए में एक सेगमेंट यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक ही सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन, जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। सेकेंड, एलेली। एलेली क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है जो किसी भी कैरेक्टर को, कितने कैरेक्टर? ओनली वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलेली। जैसे कि प्लांट की हाइट होती है, तो अगर टॉल प्लांट है तो उसको किससे शो करेंगे? कैपिटल टी से, और ड्वार्फ है प्लांट तो उसको किससे शो करेंगे? स्मॉल टी को। तो ये क्या कहलाते हैं? एलेली। नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होते हैं? जीन के दोनों ही एलेलीज सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों ही टी लिखे हुआ है कैपिटल में, दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं। या फिर दोनों स्मॉल लेटर में होंगे तो ये दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में जीन के दोनों ही एलेलीज होंगे वो डिससिमिलर होंगे, यानी एक जैसे नहीं होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। जैसे यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लिखा हुआ है, यानी कि एलेलीज यहाँ पे सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या होता है? किसी भी प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंस, किसी भी प्लांट का उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाता है? फिनोटाइप। जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? या तो फिर ये होमोजाइगस है, और ये टी और टी, इसका मतलब क्या होगा? हेट्रोजाइगस। या तो फिर वो होमोजाइगस होगा, यानी फिर एक जैसे एलीलीज होंगे, या फिर वो हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कि एलीलीज एक जैसे नहीं होंगे। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाता है? फिनोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप्स क्या होता है? जिसमें क्या होता है? उसका अंदर से, अब वो अंदर से कैसे होंगे? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जेनोटाइप्स। जेनेटिक्स वाइज कैसे देखेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, प्योर और होमोजाइगस टॉल टी एंड इम्प्योर हेट्रोजाइगस टॉल। अब कैपिटल टी लिखा हुआ है तो ये प्योर है, तो प्योर है तो इसको क्या लिखेंगे? प्योर टॉल प्लांट। और ये एक जैसे हैं एलीलीज, तो इनको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अगर ये एक जैसे नहीं होंगे तो इनको क्या बोलेंगे? इम्प्योर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। तो ये क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है? उसका जीनोटाइप। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में ही हमको दिख जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। जब क्रॉस होता है तब F1 जनरेशन में, यानी कि उनके पेरेंटल जनरेशन के बाद जो F1 जनरेशन आएगी उसमें ही वो कैरेक्टर दिख जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे? जो F1 जनरेशन में नहीं दिखेंगे, F2 जनरेशन में दिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नहीं दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Such type of cross in which single contrasting character is considered is called monohybrid cross। ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? जिसमें टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस। एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में क्या बोलेंगे? जिसमें कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे? 3 होंगे, उनको कंसीडर करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। जिसमें F1 जनरेशन को किसके साथ क्रॉस किया जाता है? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 जनरेशन का किसके साथ क्रॉस होगा? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, यानी पेरेंट्स से बनेगा
उसके बाद ऑफ स्प्रिंग बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। सेकंड क्या है, नेक्स्ट बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विद एनी वन ऑफ टू पेरेंट कॉल्ड ए बैक क्रॉस। इसमें जो F1 जनरेशन होगी वो फिर से किसके साथ क्रॉस करेंगे, बैक जाकर पेरेंट्स के साथ, यानी वन और टू पेरेंट्स के साथ क्रॉस करेंगे। तो ऐसा क्रॉस जो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। इसमें F1 जनरेशन का किसके साथ होता है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, यानी फर्दर जनरेशन के साथ। इसमें F1 जनरेशन का किसके साथ होता है, बैक में जाकर उनके पेरेंट्स के साथ होता है। तो ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल में जैसे एक प्लांट है, ए प्लांट, दूसरा हमने प्लांट ले लिया बी प्लांट। तो ए प्लांट में एक पार्ट ले लिया मेल का और दूसरा पार्ट ले लिया फीमेल का। मेल में कैपिटल टी टॉल ले लियो और फीमेल वाले पार्ट में स्मॉल टी ले लिया, प्लांट को कंसिडर किया। अब इसको किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, एक ए प्लांट फिर से लेंगे, उसमें ये वाला मेल ले लेंगे, फीमेल ले लेंगे, और ये वाला फिर से हम फीमेल ना लेकर मेल ले लेंगे और इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ए प्लांट इज कंसिडर एज मेल एंड बी प्लांट इज कंसिडर एज फीमेल। पहले ए प्लांट को कंसिडर किया मेल और बी प्लांट को कंसिडर कर दिया फीमेल, और उसके बाद उसको किसके साथ क्रॉस करवाया, ए प्लांट को कंसिडर कर दिया फीमेल अब, और बी प्लांट को क्या कंसिडर कर दिया, मेल, ऑपोजिट हो गया अब। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। जैसे हमने प्लांट के दो कैरेक्टर ले लिए, ये टॉल और ये है प्योर ड्वार्फ, इनके बीच में क्रॉस कराया था, इसका टी और इसका स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, टी एंड स्मॉल टी, यानी ये इम्प्योर टॉल हो गया। तो इस क्रॉस को क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और ये जो हमको टेस्ट क्रॉस में मिला है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि इम्प्योर टॉल, ये फिर से जाकर इन पेरेंटल कैरेक्टर के साथ क्रॉस करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। और ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले जो क्रॉस कर रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन। और इसके बाद जो भी हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये कौन सी जनरेशन कहलाएगी, F1 जनरेशन। इसके बाद आगे जो जनरेशन आएगी उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन, द प्लांट विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन। प्लांट में जब क्रॉस करवाया जाता है तब ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते हैं। तो ऐसे क्रॉस को और ऐसे क्रॉस में तो क्या कहलाता है वो, पेरेंटल जनरेशन। एंड फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन क्या होता है, दो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। जब क्रॉस करवाया जाता है पेरेंटल जनरेशन में तो क्या मिलेगा, ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होंगे, और ये ऑफ स्प्रिंग क्या कहलाएगी, कौन सी जनरेशन कहलाएगी, F1 जनरेशन। सेकेंड पीरियड जनरेशन F2 जनरेशन क्या होती है, जब F1 जनरेशन से नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, यानी कि वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस करवाया जाएगा तो रेशियो जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड रेशियो। और डाई हाइब्रिड रेशियो क्या कहलाता है, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, यानी कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, 2, उनके बीच में क्रॉस होगा तब जो रेशियो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड रेशियो। तो ये सारे के सारे टेक्निकल टर्म किसके थे, जेनेटिक्स के। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। अब आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन 11 करना है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 12 विच प्लांट वॉज सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था, ऑन गार्डन पी, और उसका साइंटिफिक नेम भी लिखना है। तो क्या नेम था, पाइसम सैटाइवम। 13 व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, इसका आंसर मैं आपको अभी दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 14, What is known as transmission of genetic character from one generation to another generation, इसको क्या कहते हैं, heredity। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, Who rediscovered Mendel's law, इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट 16, What is the full name of Mendel, मेंडल का फुल नेम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद आपको 18 क्वेश्चन करना है, What is टेस्ट क्रॉस, इसका भी अभी आपको मैं क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगी। इसके बाद आपको 20 क्वेश्चन करना है, विच लॉ ऑफ मेंडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो 30 का आंसर ये है, पॉइंट 7, डोमिनेंट कैरेक्टर
इसके बाद क्वेश्चन 15 के आंसर में आपको रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिखना है, ये 15 का आंसर। और फिर पेज नंबर 36 पर पॉइंट 13 टेस्ट क्रॉस, इसमें ये है 18 का आंसर, ये 3 लाइन लिखनी है इसमें। इसके बाद आपको क्वेश्चन 23 राइट द रीजन फॉर सक्सेसफुल नेम्स ऑफ मेंडल। इसके बाद 24 वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड 25 राइट ए ब्रीफ लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंडल। ये तीनों का आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। सो पेज नंबर 34 पर रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, ये है यहाँ पे 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्वेश्चन 23 का आंसर है। 24 के आंसर में आपको सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ रीजन किसके लिए लिखने हैं, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी 24 का आंसर है ये। और 25 के आंसर में आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में क्या लिखना है, यहाँ से लगाकर ग्रेगर जॉन मेंडल से लगाकर पूरी इसकी लाइफ हिस्ट्री, यहाँ से लगाकर लास्ट पॉइंट जनवरी 6 1884 तक करना है। सो आज आपको होमवर्क में 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन, इसके बाद 15, 16, 18 और 20, फिर 23, 24 और 25, ये सारे क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में करने हैं। सो दैट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।